तक्षशिला ऑनलाइन का जो ये चैनल है उसको सब्सक्राइब करने का मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे। और इसके अंतर्गत एक प्लेलिस्ट है जिसमें करंट अफेयर्स को हिंदी मीडियम के जो परीक्षार्थी हैं उनके लिए डील किया जाता है। एक लेक्चर मैं अपलोड कर चुका हूं, उसी की कड़ी में आज का ये दूसरा लेक्चर है जो राज्यपाल की जो संवैधानिक स्थिति है और विधानसभा के द्वारा पारित किए गए किसी भी प्रस्ताव या लेजिस्लेशन पर उनके जो अधिकार हैं उसको लेकर जो सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार की याचिका पर सुनवाई करते हुए जो जजमेंट दिया है, और इस पूरे जजमेंट में राष्ट्रपति की भी भूमिका का जिक्र किया गया है। तो इस पूरे जजमेंट को देखेंगे और देखेंगे कि ये सवाल कैसे पूछा जा सकता है। लेकिन इसकी हम शुरुआत करें इसके पहले एक हमारे चैनल पर मैंने वीडियो अपलोड किया है, वो इंग्लिश में है, उसके पीछे का पीपीटी इंग्लिश में है और मैंने इंग्लिश हिंदी मिक्स करके बोला है। उसको अगर कोई समझ सकता है तो देखना चाहिए। 75 ईयर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के 75 साल। तो इसका एक पार्ट है जो ये डील करता है कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसे अच्छा है, कैसे उसका डीपीएसपी या फंडामेंटल राइट्स को लेकर ये कॉन्स्टिट्यूशन कितनी बुलंद आवाज में बातें करता है। इसके अलावा आने वाली चुनौतियों की भी बातें कही गई हैं, जिसमें सेपरेशन ऑफ पावर को लेकर बात कही गई है, जो फेडरल स्ट्रक्चर है उसको लेकर बात कही गई है, और खासकर कुछ चैलेंजेस जो हैं जो असेंबली के स्पीकर को लेकर है और गवर्नर को लेकर है, तो उसके बारे में भी हमने बात की है। तो एक तरह से माने कि जो गवर्नर का रोल है वो भी आने वाले दिनों में, इस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद भी आने वाले दिनों में जो उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल स्थिति है उसके बाद भी जो ये फेडरल स्ट्रक्चर है या जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके लिए एक चैलेंज है। इस जजमेंट के बाद क्या हालत बदले हैं, किस तरह की स्थिति है, गवर्नर का जो कॉन्स्टिट्यूशनल रोल है वो कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या डिफाइन किया हुआ है, कैसे गवर्नर्स अपनी ड्यूटीज को डिलीवर कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, ये सारा डिस्कशन होगा। इस पर एक सवाल बनता है कि फेडरल स्ट्रक्चर में राज्यपाल की भूमिका को आप किस तरह से देखते हैं, और इन दिनों में खासकर वैसे राज्यों में जहां विपक्षी दलों की सरकार है वहां पर राज्यपाल की भूमिका को लेकर तमाम तरह के सवाल उठे हैं। तो ऐसे में ये जजमेंट किस तरह से इस पूरे मुद्दे को वे फॉरवर्ड करने के नहीं आगे ले जाने के लिए है, या इस जजमेंट को आप किस तरह से देखते हैं, यह लेक्चर देखते हैं, फिर मैं सवाल आपको दूंगा और फिर बताऊंगा कि उसका आंसर कैसे लेकर चलना है। तो जो राज्यपाल है उसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 6 है उसमें मोटे तौर पर आर्टिकल 153 से लेकर, अगर मैं सही हूं तो 167 तक गवर्नर के अधिकार वगैरह को लेकर बात हुई है। लेकिन इस जजमेंट में जो बात हुई है वो अलग ढंग की बात हुई है। एक विधानसभा है या विधान परिषद है, हर जगह विधान परिषद नहीं है लेकिन जिन जिन राज्यों में है, वो अगर एक बिल को या, और ये बिल, अब इसमें कुछ भी ये दोबारा नहीं सोचना है, स्टेट सब्जेक्ट मतलब जो उस राज्य का अधिकार है उसी पर वो विधानसभा में बिल ला सकता है। जब राज्यपाल के समक्ष लाया जाता है तो उसके पास क्या क्या ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है उसे स्वीकृत कर सकता है, दूसरा ऑप्शन है कि वो टिप्पणी के साथ लौटा सकता है, तीसरा ऑप्शन है कि वो टिप्पणी के साथ लौटाए या लौटा दे, तीसरा ऑप्शन है कि वो उसको रिजर्व कर सकता है। रिजर्व किस लिए कर सकता है भाई, तो वो राष्ट्रपति के विचारार्थ भेजने के लिए। ये अधिकार दिए गए हैं। आमतौर पर मनी बिल को लेकर ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि मनी बिल राज्यपाल की सहमति से ही विधानसभा में पेश किया जाता है। तो स्पष्ट है विधानसभा को
अगर कोई बिल पेश होता है और वो कानून बनता है तो राज्यपाल के पास ही है। संवैधानिक तौर पर यह मान्यता रही है या लॉन्ग टर्म प्रैक्टिस रही है कि अगर विधानसभा किसी बिल को पहली बार राज्यपाल को उसने भेजा और उन्होंने लौटा दिया और विधानसभा ने दोबारा हू बहू वो बिल उनको दे दिया दोबारा, तो इस समय की जो संवैधानिक स्थिति है आमतौर पर एक अच्छे प्रैक्टिस में यह माना जाता है कि राज्यपाल के समक्ष उसको स्वीकार करने को छोड़कर कोई और विकल्प मौजूद रहता नहीं है। लेकिन यहां क्या है कि एक जो तीसरा विकल्प है जो मैंने बोला कि उसको रिजर्व रख सकता है, किसके लिए, तो राष्ट्रपति के विचारार्थ भेजने के लिए। इसको हम लोग आमतौर पर यह समझते हैं कि गवर्नर के पास भी एक पॉकेट वीटो है कि किसी बिल को लेकर बैठ गया, बिल के ऊपर बैठ गया। तो ये जो आर्टिकल 200 है इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है। अब कहानी यह है कि अगर मैं सही हूं और मुझे सही से याद है तो नवंबर 2023 में तमिलनाडु विधानसभा ने, मतलब ये प्रकरण वहां से चालू हुआ, एक एक करके लगभग 1 से लेकर 10 बिल भेजे राज्यपाल के पास। मैं किसी का जानबूझकर नाम नहीं लेता हूं, एकेडमिक टर्म में किसी के पॉलिटिकल पर्सन या गवर्नर का नाम लेने की क्या आवश्यकता है। मैंने पहले भी बोला है कि जो पॉलिटिकल कमेंट्री वगैरह है उसको ड्रॉप कर देना ही अच्छा रहता है। तो नवंबर 2023 से लेकर बिल भेजे गए, राज्यपाल महोदय ने उसको स्वीकृति नहीं दी। अब इसमें कहानी क्या हुई, दोबारा ये बिल भेजे गए, राज्यपाल ने इसको क्या किया, राष्ट्रपति के विचारार्थ भेज दिया। अब यहां एक टेक्निकल पॉइंट है, वो समझना यह है कि जैसे ही ये राष्ट्रपति के पास बिल जाएगा राज्यपाल गायब हो जाएंगे इस पिक्चर से। और राष्ट्रपति ने जहां तक मुझे जानकारी है उसमें यह है कि एक बिल को स्वीकृत किया, 7 को रिटर्न कर दिया और 2 पर कोई निर्णय नहीं लिया। तो ये तमिलनाडु विधानसभा इस बिल को, इन 10 बिल को हूबहू पारित कर चुकी है और राज्यपाल ने राष्ट्रपति के पास, मतलब एक प्रोलॉन्ग टाइम, एक लंबे समय तक के लिए भेज दिया। ठीक है, अब इसमें जो बात सामने आ रही है वो ये आ रही है कि क्या, जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्या पहला असीमित समय के लिए बिना विधानसभा को बताए राज्यपाल किसी बिल को लटका के रख सकते हैं। अब वो लटकाने का क्या तरीका हो सकता है, वो राष्ट्रपति के विचारार्थ भेजने के लिए उसको लंबे समय तक रख लें, उसको बिल्कुल कह दे कि नहीं अभी मैं इस पर विचार कर रहा हूं, ये प्रेसिडेंट को भेजूंगा। तो इन सारे मामलों को लेकर तमिलनाडु की सरकार सुप्रीम कोर्ट आ गई और ये तो तय है कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत कि जब भी स्टेट और सेंट्रल के बीच में तानातानी होगी तो सुप्रीम कोर्ट ही डिसाइड करेगा। अब इसमें देखिए कहानी क्या है, बिल पहली बार भेजा और दूसरी बार भेजा। दूसरी बार भेजते ही ये मान लिया जाता है कि राज्यपाल के पास उस पर साइन करने को छोड़कर कोई विकल्प नहीं है। जो कोर्ट ने ऑब्जर्व किया वो क्या ऑब्जर्व किया, उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो विधानसभा है इसमें क्या है, ये विधायक हैं और विधायक क्या हैं, ये लोगों के प्रतिनिधि हैं। और लोगों के प्रतिनिधि का होने का मतलब क्या है, ये बिल जो है वो क्या है, पीपुल्स वॉइस है, लोगों का है। तो वो बोले कि इस तरह से लोगों की आवाज के लिए एक निर्वाचित सरकार के द्वारा बहुमत से पास कराया हुआ बिल लोगों की आवाज को वो बोल रहे हैं। आप सिर्फ उस विधेयक को आप उसके ऊपर बैठकर
मियरली ए पीस ऑफ पेपर, सिर्फ आपने कागज का टुकड़ा बना दिया। ये बड़ी टिप्पणी है किसी भी इलेक्टोरल डेमोक्रेसी में, कागज का टुकड़ा बना दिया। मतलब जो बिल लोगों के लिए, जो लोगों की आवाज है, विधानसभा उसे पास कर चुका है, उसके ऊपर गवर्नर महोदय अपने अधिकार को, उसको अनवॉइड किया है, उसने गैर कानूनी भी घोषित किया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी बोला। इस प्रकार से वो बैठ गए। अब आज जो एक खबर आई है, वो खबर उस प्रोसेस के माध्यम से आई है कि बिल जब जाता है तो इन सारे बिल में राज्यपाल महोदय ने क्या किया हुआ है, चूंकि वो दोबारा आया है तो उनके पास विकल्प बड़े सीमित हैं, तो उन्होंने क्या किया, राष्ट्रपति के पास विचारार्थ, इस तरह की बात करते हुए उसे असमय, माने 2023 का बिल है, फिर दोबारा पास हुआ, अभी तक पास नहीं हुआ है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर तीखी टिप्पणी करते हुए क्या कहा कि पहले तो आप टाइम जोन में आ जाइए, आप ये सब रोक नहीं सकते हैं, और इनके लिए 1 महीने से लेकर 3 महीने तक का समय निर्धारित कर दिया। इतना ही नहीं, राष्ट्रपति के लिए भी 3 महीने का समय निर्धारित कर दिया। और इतना ही नहीं, अब तक जो तमिलनाडु सरकार के 10 बिल थे, उसको बोला कि अब इस पर राष्ट्रपति ने अभी तक कुछ किया नहीं किया, ये तो बात ही छोड़ दो, ये सब कानून बन गए, इसके लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो इस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने जिस प्रकार से गवर्नर की जो संवैधानिक स्थिति है उसका इंटरप्रिटेशन कर दिया कि आप जो बिल को एसेट देते हैं या स्वीकृति देते हैं, उसको आप 1 महीने से लेकर 3 महीने के बीच समय सीमा का निर्धारण कर दिया। तो सुप्रीम कोर्ट से यह समय सीमा का निर्धारण होने के बाद, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि चूंकि यह बिल राष्ट्रपति के पास था और सुप्रीम कोर्ट ने यह कह भी दिया कि ठीक है राष्ट्रपति के पास भी है, तो भी इनका जो उस बिल के प्रति जो भी हो, ये स्वीकृति दे नहीं दे, जो करना है करे, उसका भी कोई मतलब नहीं है, एक कानून हो गए। आज अटॉर्नी जनरल ने बोला कि कोर्ट ने राष्ट्रपति को सुने बिना, क्योंकि ये जजमेंट दे दिया राष्ट्रपति को सुना जाना चाहिए, तो अभी यह नहीं पता है कि गवर्नमेंट इसके लिए रिव्यू पिटीशन लगाएगी सुप्रीम कोर्ट में या नहीं लगाएगी। लेकिन अटॉर्नी जनरल का यह पॉइंट कि राष्ट्रपति को सुनना जाना चाहिए इसलिए महत्वपूर्ण है कि जब राज्यपाल की तरफ से कोई भी बिल राष्ट्रपति के विचारार्थ भेजा जाता है, तो राष्ट्रपति ने अगर उसको विधानसभा को भेज दिया और विधानसभा ने दोबारा वापस भेजा, तो ये यहां नहीं जाता है, ये यही जाएगा। संवैधानिक स्थिति यही है। तो ऐसी स्थिति में जो जजमेंट है, उस जजमेंट ने एक तरह से ये डिसाइड कर दिया कि अगर विधानसभा किसी बिल को भेजती है तो एक तो असमय की समिति के लिए दोबारा भेजती है, तो भाई वो आप उस डेमोक्रेटिक वॉइस को कागज का टुकड़ा नहीं बना सकते हैं, उसके ऊपर 1 से 3 महीने तक निर्णय लेना है। राष्ट्रपति के लिए भी समय सीमा 3 महीना निर्णय कर दिया। अब इसमें राज्यपाल की जो संवैधानिक स्थिति है ना, तो एक सरकारिया कमीशन बनी थी। कब बनी थी? अगर मैं सही हूं तो ये 1980 या 85 की बात है, 85 में बनी है, रिपोर्ट दी है। इन्होंने गवर्नर के फंक्शंस को लेकर बहुत सारी बातें की है, जैसे जब हंग असेंबली होती है तो अपने विवेक से मुख्यमंत्री की नियुक्ति करना। बोमई तो चले गए क्योंकि गवर्नर ने ये तय कर लिया, विधानसभा के पटल पर नहीं ऐसे ही तय कर लिया कि ये सरकार बहुमत खो चुकी है, तो उसको बर्खास्त कर दिया। धारा 356 के मामले में, असेंबली डिसॉल्व करने के मामले में, उसी में से एक पॉइंट यही है, एक पॉइंट ये भी था राष्ट्रपति के लिए के विचारार्थ जो बिल भेजा जाता है तो उसमें रिजर्व टाइम के लिए, यानी वो असमय, मैंने विधानसभा भेज रही हमने कहा नहीं, हमने राष्ट्रपति के विचारार्थ भेजेंगे। और कोर्ट ने एक बात और कही है जो आज इंडियन एक्सप्रेस में आई है, वही कोर्ट ये कह रहा है कि राष्ट्रपति हमसे भी सलाह ले सकते हैं, क्योंकि आर्टिकल 149 या है जिसमें, अगर मैं सही हूं तो 149 ही है, जिसमें राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट की सलाह ले सकते हैं। तो इस प्रकार से
इस टॉपिक को जब हम समझते हैं तो मोटे तौर पर क्या चीजें बाहर निकल कर आती हैं? मोटे तौर पर ये निकल कर आती हैं कि सवाल क्या आ सकते हैं। तो एक सवाल आएगा आपका, आर्टिकल 200 समझना है बहुत अच्छे से। दूसरा, गवर्नर की स्थिति, गवर्नर की संवैधानिक स्थिति क्या है? वो केंद्र सरकार का प्रतिनिधि होता है। दूसरी चीज क्या होती है? वो नॉमिनल राष्ट्रपति की तरह हेड होता है स्टेट का। और उस हेड की स्थिति में सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की, गवर्नर को उसके ओथ से जोड़ दिया। और गवर्नर ओथ लेते हुए क्या कहता है कि वो अपनी संवैधानिक ड्यूटीज को डिस्चार्ज करेगा और स्टेट के लिए एक गार्जियन के रूप में, एक पैटर्नल फिगर के रूप में स्टेट को एडवाइस करेगा और लोगों के कल्याण के लिए काम करेगा। तो संविधान ने टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोली कि गवर्नर को अपने ओथ से जोड़कर देखना चाहिए। तो ये पाया जाता है, अभी ये रिसेंट एरा में नहीं, ड्यूरिंग ऑल्सो नेहरूयन एरा केरला में सरकार बर्खास्त की गई थी। तो जो केंद्र का प्रतिनिधि है गवर्नर, केंद्र का प्रतिनिधि जो है, उसमें वो कभी कभी केंद्र राजनीतिक तौर पर, अगर विपक्ष की सरकार है विधानसभा में, जैसे बीजेपी के कल्याण सिंह थे, उनके साथ किया गया, 24 घंटे के लिए जगदंबिका पाल को मुख्यमंत्री बना दिया, विधानसभा भंग कर दी गई। राम जन्मभूमि आंदोलन जब हुआ तो उत्तर प्रदेश में हुआ, कल्याण सिंह ने तो इस्तीफा दे दिया, लेकिन बाकी 3 राज्यों हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश में सुंदरलाल पटवा, शांता कुमार और भैरव सिंह शेखावत की सरकार थी, उस सरकार को डिसॉल्व कर दिया। कांग्रेस ने बिहार की सोशलिस्ट पार्टी की गवर्नमेंट को डिसॉल्व कर दिया। इस तरह से जो भी केंद्र में सरकार होती है वो राज्यपाल को, जैसा कि बताया कि वो केंद्र का प्रतिनिधि है, तो उस स्थिति में जो इथिकल और मोरल आचरण की बात कही जाती है ना, इथिकल और मोरल, उसका जो डिक्लाइनेशन है वो राज्यपाल के संवैधानिक पद को प्रभावित करता है। सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट जो है, अगर आप इसे टेक अवे लेना चाहेंगे तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट कहीं ना कहीं राज्यपाल की जिम्मेदारियों को फिक्स करता है और उसको टाइमलाइन में डिफाइन करने की वजह से यह सुनिश्चित करता है कि राज्यपाल अपने अधिकारों का दुरुपयोग ना कर सके। और साथ ही साथ ये लाइन ऐड करनी है, वो यह भी सुनिश्चित करता है कि एक लोकतांत्रिक प्रणाली में, लोकतंत्र में लोगों के द्वारा निर्वाचित हुई सरकार लोगों की आवाज होती है। और अगर विधानसभा किसी बिल को, विधेयक को पास करता है तो वो बिल लोगों की आवाज है, उसको गवर्नर अपने संवैधानिक अधिकारों का दुरुपयोग कर रोक नहीं सकते। तो इस प्रकार से है, इसके पॉइंटर हैं, पॉइंट्स हैं। इस लेक्चर सीरीज को जैसे जैसे मैं आगे बढ़ाऊंगा, आंसर राइटिंग भी कराऊंगा। ये सारे दो क्वेश्चंस हमने 2 लेक्चर लिए, एक राज्यपाल की स्थिति के बारे में और एक लिया था ट्रेड के बारे में। इसके 2 आंसर्स लिखवाऊंगा, लेकिन वो सब्सक्रिप्शन मॉडल में जाएगा, अभी नहीं जाएगा। अब गवर्नर की इस स्थिति के बाद से आप ये क्या प्रश्न आ सकता है, एक प्रश्न का मैंने जवाब दिया। एक प्रश्न ये भी आ सकता है कि सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट के बाद से गवर्नर की जो संवैधानिक स्थिति है उसको आप किस ढंग से देखते हैं। तो इसके लिए आपको लक्ष्मीकांत की जो बुक है, वहां जो स्टैटिक पार्ट है गवर्नर की संवैधानिक स्थिति को लेकर और गवर्नर को लेकर, निश्चित तौर पर आप देख लीजिएगा, क्योंकि यह महत्वपूर्ण सवाल है। होता क्या है कि जो स्टैटिक पार्ट हमारे सिलेबस में है उसके ऊपर करंट में अगर कोई इवेंट होते हैं बड़े ना, तो वो उस तरह के सवाल पूछे जाने के ज्यादा चांस हो जाते हैं। तो उसको, उसमें के जो रिलेटेड स्टैटिक पार्ट है ना, उसको और गहराई से पढ़ना चाहिए। तो आप गवर्नर को पढ़ लीजिए। इसके अलावा एक मैं गवर्नर के विषय से हट के कह रहा हूं, जो मुद्रा लोन है उसका 10 वर्ष हो गया है, इस पर भी मैं लेक्चर लूंगा। वो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पेपर में आया हुआ है, उसको भी पढ़ लीजिए। आपको मैं थोड़ा शॉर्ट वीडियोस बना रहा हूं, क्योंकि जब क्लासरूम प्रोग्राम में आप एनरोल हो जाएंगे और ऑनलाइन हो जाएंगे तो मेरे तरफ से ये कोशिश होगी कि उस क्लासरूम प्रोग्राम में आने के बाद आपको कहीं और जाने की जरूरत ना हो और करेंट अफेयर्स को मैं इस ढंग से आपके सामने लेकर आ पाऊं कि
आप मेरे चैनल को फॉलो करके उस क्लासरूम प्रोग्राम में इनरोल होकर एक अच्छी तैयारी कर सकें और उस तैयारी के माध्यम से सफलता प्राप्त कर सकें। मेरा जो मोबाइल नंबर है, मैंने बार बार बोला है, 9810225789। अगर आप क्लासरूम प्रोग्राम में इनरोल होना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं और हमारे चैनल में कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट भी कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है, हमें रीच करने की कोशिश कीजिए। अगर आपकी तैयारी में हम थोड़ी भी भूमिका निभा पाए तो हमारे लिए ये बड़ी बात होगी। देखने के लिए धन्यवाद।